हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी इस अपने मंच पर आइए, अपने प्लेटफॉर्म पर आइए, अपने इस गंगा एकेडमी चैनल पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा एकेडमी के लिंक को, चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अभी सभी मित्रों, अपनी सभी फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सब जुड़ते जाइए, ये आप सभी से हृदय से गुजारिश करते हुए अपील करता हूं। आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। हम पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल राज्य पर, बंगाल वाले प्रांत पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने कब्जे में की है। हमने इस बंगाल वाले प्रांत में दो लड़ाई को पढ़ा, प्लासी के युद्ध को पढ़ा और बक्सर के युद्ध को पढ़ा। इससे पहले वीडियो जब आप क्रम से देखेंगे तो वहाँ इससे जस्ट पहले वीडियो में आपको बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध मिलेगा। तो हर वीडियोस को क्रम से देखिए, जिससे सारी चीज़ें आपको आप आत्मसात कर सके और कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए। हम परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट को हम आप सभी को आत्मसात करवा रहे हैं। आप सब भी वीडियोस को देखकर आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा देने जाइए तो आप सभी को इतिहास, हिस्ट्री से यही सब फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और इसको वीडियोस को 2-4 बार आप सब देख लीजिएगा तो सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बंगाल के बाद आज हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य, मैसूर प्रांत। कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर राज्य पर अपने कब्जे में लेती है, कैसे मैसूर राज्य पर अपना शासन करती है। हम मैसूर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य वाले टॉपिक में आज हम यहाँ से सारे फैक्ट को आत्मसात करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए, फटाफट मेरे साथ जुड़ते जाइए। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे सभी मित्रगण चैनल पर आ जाएं। तो चलिए हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर प्रांत यानी कि मैसूर राज्य, पिछले सेशन में हमने बंगाल वाले को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मैसूर पर। तो मैसूर, इसमें एक लड़ाई और हो जाती है, उस लड़ाई का नाम है टालीकोटा का युद्ध। तो टालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होती है। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद टालीकोटा का युद्ध होता है। तो टालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 ईस्वी में टालीकोटा का युद्ध होता है। तो फैक्ट रख लीजिए, 1565 ईस्वी में एक युद्ध होती है, एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम है टालीकोटा का युद्ध। अब आप के परीक्षा में पूछ ले कि टालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से कब होती है? 1565 ईस्वी में टालीकोटा का युद्ध होता है। और इस टालीकोटा के युद्ध में बीदर प्रांत, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इस टालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में टालीकोटा के युद्ध में बीदर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना,
यानी संयुक्त सेना का तात्पर्य होता है ये बीदर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा, ये सभी के मिलाकर संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया था। अब आप कहेंगे सर विजयनगर को क्या है? तो विजयनगर भी एक क्षेत्र था और उस क्षेत्र पर शासक थे। हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ बीजापुर वाला साम्राज्य आपको विस्तृत पढ़ाएंगे। तो बीजापुर का भी एक क्षेत्र था, एक शासन था। तो बीजापुर के शासक से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के शासक अपनी अपनी सेना से युद्ध लड़ते हैं, तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध किससे किससे हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध एक तरफ बीजापुर के साम्राज्य था और दूसरी तरफ ये बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के शासक सब मिलाकर एक संयुक्त सेना के माध्यम से विजयनगर की सेना पर आक्रमण बोलते हैं और उस आक्रमण को कहा गया है तालीकोटा का युद्ध। और ये तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 ईस्वी में होता है। तो क्या आप सभी को भूलेगा? चलिए एक बार निकाल करा देते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी और दूसरे तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना थी और इन दोनों के सेना के बीच युद्ध हो जाती है। जिसे जो युद्ध होता है उस युद्ध को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध, जो कि होता है 1565 ईस्वी में। अब 1565 ईस्वी में जब तालीकोटा का युद्ध होता है तो इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर सेना को पराजित किया था। तो इसमें तालीकोटा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो विजयनगर की सेना को पराजित किया था। ये कौन पराजित किया था? बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को पराजित कर दिया था तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में। यद्यपि इसके बाद विजयनगर का जो अस्तित्व था वो कुछ वर्षों के लिए अभी भी बना रहा। अभी यहाँ विजयनगर की सेना पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं गायब हुई थी, अभी इसका कुछ अस्तित्व बचा हुआ था। किसका? तो विजयनगर की सेना का। तो विजयनगर का साम्राज्य एक तालीकोटा के युद्ध में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, बल्कि अभी भी इसका कुछ वर्षों के लिए, महज कुछ वर्षों के लिए अस्तित्व में विजयनगर का अस्तित्व बना रहा तथा उसके कुछ वास्तविक गौरव गाथा का जो अंत हुआ था तो इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद हो गया था। विजयनगर के अवसान यानी कि विजयनगर के कमजोर होने के पश्चात अब दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्य उभर कर आते हैं। तो अब जब विजयनगर का खात्मा हो जाता है, विजयनगर का अवसान हो जाता है, तो उसके पश्चात जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, दक्षिण भारत के कुछ कई स्वतंत्र राज्य थे, उनका उदय हो जाता है। ये दक्षिण भारत के जो स्वतंत्र राज्य है इसको हम पढ़ेंगे जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो वहाँ दक्षिण भारत के ये स्वतंत्र शासकों की जिक्र हम और विस्तृत तरीके से करेंगे। तो यहाँ जानिए कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का अवसान जब होता है तो दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उसमें से इन स्वतंत्र राज्यों में एक स्वतंत्र राज्य ये मैसूर भी यही था।
तो उनमें से एक प्रसिद्ध राज्य मैसूर भी यही स्वतंत्र राज्यों में से एक था। मैसूर में एक वंश याद रखिएगा, मैसूर में एक वंश है बोडियार वंश। तो मैसूर में बोडियार वंश का शासन चल रहा था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैसूर में किस वंश का शासन चल रहा था, किस वंश का शासन था। तो आपको याद आनी चाहिए कि बोडियार वंश मैसूर राज्य में शासन बोडियार वंश का चल रहा था। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बोडियार वंश किस राज्य से संबंधित है, तो क्या भूलोगे? नहीं भूलेंगे सर, मैसूर से संबंधित है। बोडियार वंश किससे संबंधित है? मैसूर से संबंधित है। तो मैसूर में बोडियार वंश का शासन था, जिसका बोडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बोडियार वंश का अंतिम शासक कृष्णराज द्वितीय, चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। तो आपसे कोई पूछे कि बोडियार वंश का अंतिम शासक कौन था, बोडियार वंश का अंतिम शासक, तो आपको याद रखना है कि बोडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय किस वंश का अंतिम शासक था? तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय बोडियार वंश का अंतिम शासक था। तो यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ लिया जाता है। चिक्का कृष्णराज द्वितीय किस वंश का से संबंधित शासक था? तो बोडियार वंश का संबंधित शासक था। बोडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, जो कि चिक्का कृष्णराज द्वितीय को अगर देखें तो यह एक कमजोर शासक के रूप में था। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय एक कमजोर शासक के रूप में था, और इसके शासनकाल में एक नाम नंदराज का आता है, नंजराज, और दूसरा देवराज। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में एक नंदराज था, दूसरा देवराज था। ये दोनों दो भाई थे, और दोनों भाई मैसूर राज्य में इन दोनों भाइयों का जबरदस्त प्रभाव था। मैसूर राज्य में किन दो भाइयों का जबरदस्त प्रभाव था? तो यही नंदराज और देवराज का। तो ये नंदराज देवराज किसके शासनकाल में थे से संबंधित है? तो यही चिक्का कृष्णराज द्वितीय से संबंधित है। चिक्का कृष्णराज द्वितीय बोडियार वंश का अंतिम शासक था, और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में दो भाई थे, एक का नंजराज, दूसरे का नाम है देवराज। और ये दोनों भाई मैसूर राज्य में इनका दोनों भाइयों का जबरदस्त प्रभाव था। और नंजराज जो था ये वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक था। तो मैसूर राज्य में वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक कौन था? तो यही चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में नंदराज था। और इसी नंदराज ने सर्वप्रथम मैसूर के प्रशासन में हैदर अली को शामिल किया था। यही नंदराज वित्त व्यवस्था का यहाँ का प्रधान नियंत्रक था, और यही नंदराज ने सर्वप्रथम मैसूर के प्रशासन में किसको शामिल किया था? तो हैदर अली को शामिल किया था। तो अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि हैदर अली को मैसूर के प्रशासन में किसने शामिल किया था, तो भूलना नहीं है यही नंजराज जो देवराज का भाई था। तो ये नंजराज हैदर अली को मैसूर के प्रशासन का में शामिल किया था। तो क्या कभी आपको भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। तो अब हम महत्वपूर्ण हैदर अली को भी देख लेते हैं, जो आपके हैदर अली से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम इतना करके निकाल, जिससे आप सभी को कहीं कोई परेशानी ना होने पाए। तो
टाली कोटा का इसमें एक युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में यहाँ एक युद्ध हो जाती है। उस युद्ध का नाम है टाली कोटा का युद्ध। और इस टाली कोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में टाली कोटा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो टाली कोटा के युद्ध में एक तरफ बीदर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना होती है। ये सारे मिलाकर इनकी संयुक्त सेना होती है। और दूसरे तरफ अकेला बचता है विजयनगर की सेना। और इस टाली कोटा के युद्ध में इन दोनों के बीच में गोलकुंडा की सेना पराजित हो जाती है। यानी बीदर, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने बीजापुर की सेना को यहाँ टाली कोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में पराजित कर देती है। यद्यपि इसके बाद भी विजयनगर का अभी अस्तित्व कुछ वर्षों के लिए बची रहती है। अभी विजयनगर का अस्तित्व समाप्त नहीं होती है। तथा विजयनगर के कुछ वास्तविक गौरव गाथा का अंत हो जाती है। कब? इसी टाली कोटा के युद्ध के बाद हो गया था। विजयनगर का जब अवसान हो जाता है तो अवसान के बाद जो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन दक्षिण भारत के कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है। और इन कई स्वतंत्र राज्यों का जो उदय होता है उनमें से एक ये मैसूर वाला राज्य भी था। तो मैसूर वाला राज्य भी था। मैसूर में एक वंश चल रहा था। उस वंश का नाम आप सभी को ध्यान में रखना है कि मैसूर में इस समय बोडियार वंश का शासन चल रहा था। किसका? बोडियार वंश। तो मैसूर में इस समय बोडियार वंश का शासन चल रहा था। और बोडियार वंश का अगर अंतिम शासन हम पूछें तो बोडियार वंश का अंतिम शासक यही चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय बोडियार वंश का अंतिम शासक था। और इस चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में दो भाई आते हैं, एक नंजराज, दूसरा देवराज। और ये दोनों भाइयों का मैसूर राज्य में जबरदस्त प्रभाव था। मैसूर राज्य में जबरदस्त प्रभाव था। ये नंजराज वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक था। इनका चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन में नंजराज को जिम्मेदारी दी गई थी, वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक बनाया गया था। तथा इसी नंजराज ने सर्वप्रथम मैसूर के प्रशासन में हैदर अली को भी शामिल किया था। तो हैदर अली को किसने मैसूर राज्य के प्रशासन में शामिल किया था? तो भूलना नहीं है, नंजराज ने शामिल किया गया था। नंजराज को कौन सी जिम्मेदारी मिली थी मैसूर राज्य में? तो वित्त व्यवस्था का प्रधान नियंत्रक वाली जिम्मेदारी नंजराज को मिली थी। तो अब आते हैं हैदर अली को भी जान लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब आते हैं हैदर अली में। हैदर अली को अगर हम कहें तो हैदर अली शुरू से ही बहादुर था, यानी बहुत शक्तिशाली था। आप सब हैदर अली को अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही शक्तिशाली शासकों में से हुआ करता था। तो शुरू से ही हैदर अली बहुत ही बहादुर था। शुरू से ही हैदर अली बहादुर था। और हैदर का अर्थ होता है, अगर हम हैदर का अर्थ कहें तो हैदर का अर्थ होता है सिंह। हैदर का अर्थ होता है सिंह यानी शेर। तो हैदर अली शुरू से ही बहादुर था। हैदर अली का अर्थ अगर हम देखें तो हैदर का अर्थ होता है सिंह। तो हैदर का अर्थ होता है सिंह। 1553 ईस्वी में हैदर अली ने 1553
मैं 1553, मैं गलत बोल दिया, आप सब करेक्शन कर लीजिए। 1553 नहीं, 1753, यानी 1753, 1753, 1753 ईस्वी में, एक 1753 ईस्वी में हैदर अली ने दिंडी गुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। तो हैदर अली दिंडी गुल का फौजदार कब नियुक्त हुआ था? तो 1753 ईस्वी में ये नियुक्त हुआ था। ये फैक्ट आपको ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, याद रखना है। 1753 ईस्वी में हैदर अली दिंडी गुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए दिंडी गुल का फौजदार कौन नियुक्त हुआ था? तो आपका उत्तर होगा हैदर अली। हैदर अली दिंडी गुल का फौजदार कब नियुक्त हुआ था? तो 1753 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है, दिंडी गुल का फौजदार कौन नियुक्त हुआ था? तो हैदर अली नियुक्त हुआ था। हैदर अली दिंडी गुल का फौजदार कब नियुक्त हुआ था? तो 1753 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, मैसूर में हैदर अली ने काफी तेजी से सत्ता का अधिग्रहण कर लिया। अब मैसूर राज्य में सत्ता का अगर सबसे तेजी से सत्ता को अधिग्रहण करने की लिस्ट में देखें तो हैदर अली का नाम आता है। तो काफी तेजी से सत्ता का अधिग्रहण कौन किया था मैसूर राज्य में? तो हैदर अली ने ग्रहण किया था। तो मैसूर में हैदर अली सत्ता को सबसे तेजी से अधिग्रहण किया था। काफी तेजी से सत्ता का अधिग्रहण मैसूर में कौन अधिग्रहण किया था? तो ये हैदर अली ने अधिग्रहण किया था। हैदर अली वहां का उस समय शासक का पक्ष लेते हुए नंजराज के खिलाफ एक संघर्ष करता है। अब देखिए, मैसूर में हैदर अली ने काफी तेजी से सत्ता का अधिग्रहण किया था और वहां का शासक का पक्ष लेते हुए हैदर अली ने उस मैसूर के शासक का पक्ष लिया और मैसूर के शासक का पक्ष लेकर नंजराज के खिलाफ कर दिया संघर्ष। देखिए, नंजराज कौन था? यही मैसूर के प्रशासन में अगर हैदर अली को किसी ने शामिल किया था तो नाम नंजराज का ही आता है और नंजराज ने ही मैसूर के प्रशासन में हैदर अली को शामिल किया। अब हैदर अली ने नंजराज के खिलाफ ही कर देता है संघर्ष। देखिए, किसी का भलाई करने लायक आज का जमाना नहीं है। आज का ये युग चल रहा है, किसी का भलाई करोगे तो आप स्वयं गड्ढे में जाओगे। तो यहाँ मुंजराज ने हैदर अली के साथ किया भलाई, मैसूर के प्रशासन में हैदर अली को शामिल किया। अब जब मैसूर के राज्य में हैदर अली शामिल हो गया तो जिसने हैदर अली को प्रशासन में शामिल किया उसी के खिलाफ कर देता है अब हैदर अली संघर्ष। तो मैसूर में हैदर अली ने काफी तेजी से सत्ता अधिग्रहण की और वहां का शासक का पक्ष लिया हैदर अली ने और पक्ष लेते ही नंजराज के खिलाफ कर देता है संघर्ष। अब संघर्ष कर देता है तो 1760 से 1761 ईस्वी में 1760 1760 से 61 यानी 1760 से 1761 ईस्वी में नंजराज को अब हटा देता है और हैदर अली स्वयं को रियासत संभाल लेता है। अब नंजराज को हैदर अली हटा देता है प्रशासन से और स्वयं को मैसूर का रियासत संभाल लेता है। कौन? हैदर अली।
उसने खुद को राजा की जगह अपने को बिठाने की कोशिश नहीं की थी। कौन? हैदर अली। अब अगला है, उसने अपनी सेना का कौन? हैदर अली। हैदर अली ने अपनी सेना का किसके तर्ज पर? तो यूरोपीय तर्ज पर आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया था। तो अगर हम पूछें कि हैदर अली अपनी सेना का आधुनिकीकरण किसके तर्ज पर किया था, तो हैदर अली ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण यूरोपीय तर्ज पर किया था। तो हैदर अली ने अपनी सेना का जो आधुनिकीकरण किया था ये यूरोपीय तर्ज पर किया था, और उसने पत्थर कला बंदूक, यहाँ एक है, पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों के दस्ते बनवाए थे। तो हैदर अली ने पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों के दस्ते बनवाए थे। हैदर अली ने अपने सैनिकों का जो गुट बनाया था, जो दस्ता बनाया था, वो किस पर आधारित था? तो पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों का दस्ता बनवाया था। तो हैदर अली ने पत्थर कला बंदूकों से लैस नियमित सैनिकों से लैस दस्ता बनवाया था। हैदर अली अपने समय में अकेला भारतीय नरेश था। ये भी आपको याद रखना है कि हैदर अली अपने समय का अकेला भारतीय नरेश था। निम्नलिखित में से बताइए अपने समय का अकेला भारतीय नरेश किसको कहा गया है? तो यही हैदर अली को कहा गया है, जिसने अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक जहाजी बेड़ा बनवाया था, जिसके हर जहाज पर क्या लगी होती थी? तो तोपें लगी होती थी। हैदर अली अपने राज्य का एक अकेला भारतीय नरेश था, जिसने अपने समुद्र तट की जो रक्षा करता था, वो अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक जहाजी बेड़ा बनवाया था, जिसके हर जहाज पर तोपें लगी हुई थी। हर जहाज पर तोपें लगी हुई थी। तो इस समय दक्षिण भारत में मद्रास क्षेत्र पर इस समय दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन वाले भाग के हिस्से में, दक्षिण भारत वाले हिस्से पर यानी ये देखिए, ये कुछ भारत का मैप है। ये आपका उत्तर भारत है, नॉर्थ, और ये वाला क्षेत्र आपका साउथ वाला है। ये आपका मैदानी वाला भाग है। तो ये साउथ वाले भाग में मद्रास कहाँ पड़ेगा? यहाँ आपको कहीं मद्रास पड़ेगा। तो ये मद्रास वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ स्थापित हो गया। मतलब दक्षिण भारत में जो मद्रास वाला क्षेत्र था, इन मद्रास वाले क्षेत्र पर अब अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो जाती है, और स्थापित हो चुका होता है। और हैदर अली की यहाँ बढ़ती शक्ति उसके लिए चिंता का विषय बन गया था। किसका? अंग्रेजों का। तो इस समय दक्षिण भारत, समझिए, इस समय दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन में कहाँ पे? साउथ इंडियन में मद्रास वाले क्षेत्र में किसका प्रभाव बढ़ गया था? तो अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ बढ़ चुका था मद्रास वाले क्षेत्र में। अब मद्रास वाले क्षेत्र में, जब दक्षिण भारत में मद्रास वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका होता था, तो ये हैदर अली की बढ़ती की शक्ति जो थी
अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बन गया था और इस चिंता का विषय बन जाने से इस पर अंग्रेजों से होता है कुछ युद्ध और अंग्रेजों से 4 युद्ध हो जाती है। अंग्रेजों के साथ इस चिंता को हटाने के लिए मैसूर के कुल 4 संघर्ष यानी 4 युद्ध यानी 4 लड़ाई हो जाती है मैसूर राज्य को अंग्रेजों को कब्जा करने के लिए। तो हैदर अली से मैसूर अभी किसका है? तो हैदर अली का है और हैदर अली से मैसूर को छीनने के लिए आते हैं अंग्रेज। अब मैसूर को हैदर अली से अंग्रेज जब छीनने के लिए आते हैं तो ऐसे नहीं अंग्रेज पा जाते हैं, उसके लिए मैसूर को अधिग्रहण करने के लिए अंग्रेजों को हैदर अली से करना पड़ता है 4 युद्ध। 4 युद्ध प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध। तो आग्ल का मतलब हम कह दें तो आग्ल का मतलब अंग्रेज। हम आग्ल जहां आप आग्ल देखिए वहां का मतलब अंग्रेज। प्रथम कर्नाटक वाले में भी आग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आग्ल कर्नाटक युद्ध यानी अंग्रेजों का ये सब युद्ध हुआ था। तो प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध के बाद होता है द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध, फिर तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध और फिर चतुर्थ आग्ल मैसूर युद्ध। तो अगर प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध देखें तो 1767 से 1769 ईस्वी में होता है प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आग्ल युद्ध 1780 से 1784 तक द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 से 1805 तक। तृतीय 1790 से 1792 और 1798 से 1805 तक चतुर्थ आग्ल मैसूर युद्ध होता है। और ये 4 युद्धों में जब अंग्रेज लड़ते हैं तब अब मैसूर राज्य हो चुका होता है ये 4 युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेजों का। तो अंग्रेज अब उसके बाद कब्जा करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज अभी तक, तो इसको मैं कर लेता हूँ एक बार निकाल, जिससे आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। मेरा रिकॉल कराने का पर्पज है कि 2-4 बार आपको रिकॉल करा देता हूँ बीच में, जिससे आपको याद कराने की मेरी पर्पज है, जिससे वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए और आप भी 2-4 बार लगातार वीडियोस को देख लेंगे तो हर फैक्ट को आप साथ कर लेंगे और कभी भूलेगा नहीं। तो एक बार पूरा रिकॉल करते हैं, चलिए मेरे साथ आप सब रिकॉल कीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर वाले राज्य को हम पढ़ने चल रहे हैं। तो मैसूर वाले राज्य में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होता है 1565 में। तो 1565 में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई का नाम है टालीकोटा की युद्ध। तो टालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो टालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। किसके बीच? एक तरफ विजयनगर की सेना और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना। मतलब एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना इस युद्ध में होती है और दूसरी तरफ विजयनगर की सेना के आमने सामने होती है और ये आमने सामने होकर टालीकोटा का युद्ध हो जाता है 1565 ईस्वी में। और इस टालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने पराजित कर देती है। अब अभी भी ये टालीकोटा के युद्ध होने पर अभी विजयनगर की सेना पूरी तरह से अस्तित्व नहीं गंवाई थी। अभी कुछ वर्षों के लिए
विजयनगर का अस्तित्व बना रहा तथा उसके कुछ वास्तविक गौरव गाथा का अंत इसी तालीकोटा का युद्ध में हो गया था, लेकिन पूरी तरह से अभी अस्तित्व नहीं गायब हुआ था, लेकिन कुछ गौरव गाथा का अंत जरूर हो गया था इस तालीकोटा के युद्ध में। तो विजयनगर का जब अवसान हो जाता है, अवसान का मतलब होता है पतन, तो विजयनगर का जब अवसान हो गया, पतन हो गया, तो उसके बाद विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण वाले भारत के दक्षिण वाले इलाके में यानी दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है। कई स्वतंत्र राज्यों का जब उदय हो जाता है तो इन कई स्वतंत्र राज्यों में से एक राज्य आपका ये मैसूर होता है, और ये मैसूर इन्हीं प्रसिद्ध स्वतंत्र शासकों में से एक था। मैसूर में इस समय किस वंश कौन सा वंश चल रहा था? तो मैसूर में इस समय बोडियार वंश का शासन चल रहा था। तो बोडियार वंश का शासन किस प्रांत में था? तो मैसूर में था। मैसूर में बोडियार वंश का शासन था, जिसमें बोडियार वंश का अगर अंतिम शासक का नाम लें तो बोडियार वंश के अंतिम शासक का नाम चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय एक कमजोर शासक था, बहुत शक्तिशाली नहीं था। चिक्का कृष्णराज द्वितीय को अगर हम देखें तो बहुत ही कमजोर शासकों में से था। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में दो भाई रहते हैं, एक का नाम नंजराज, दूसरे का नाम देवराज। और ये देवराज और नंजराज का दोनों भाइयों का इस मैसूर वाले राज्यों में जबरदस्त प्रभाव होता है। मैसूर नंजराज वित्त व्यवस्था का यहाँ का प्रधान नियंत्रक होता है, और इसी नंजराज ने सर्वप्रथम मैसूर राज्य के प्रशासन में हैदर अली को अब शामिल कर देता है। और हैदर अली को शामिल जरूर कर देता है, लेकिन हैदर अली इस नंजराज के खिलाफ भी षड्यंत्र खेल देता है। तो हैदर अली के बारे में आइए क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट, इस पर भी हम थोड़ी सी जानकारी कर लिया जाए। हैदर अली शुरू से ही बहादुर था, यानी हैदर का अर्थ होता है सिंह। हैदर का अर्थ सिंह होता है। 1753 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। तो हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होता है 1453 ईस्वी में। अब डिंडीगुल का फौजदार जब 1453 ईस्वी में हैदर अली नियुक्त हो गया तो मैसूर में हैदर अली ने काफी तेजी से सत्ता का अधिग्रहण कर देता है। और सत्ता को अधिग्रहण करने के बाद हैदर अली वहां मैसूर के शासक का पक्ष लिया, और मैसूर के प्रशासक का पक्ष लेते हुए इस नंजराज के खिलाफ संघर्ष कर देता है हैदर अली। अब जब संघर्ष खेल देता है तो 1760 से 1761 ईस्वी में नंजराज को हटाकर हैदर अली स्वयं को रियासतें यहाँ का संभाल लेता है। अब हैदर अली जब स्वयं की रियासत संभाल लेता है 1760-61 ईस्वी में, तो खुद को उसने राजा की जगह अपने को बिठाने की कोशिश नहीं की है। अब उसने अपनी सेना यानी हैदर अली जब स्वयं को रियासत संभाल लेता है तो हैदर अली अपनी सेना का आधुनिकीकरण करता है। हैदर अली अपनी सेना का आधुनिकीकरण किसके आधार पर करता है? तो यूरोपीय तर्ज पर करता है। तो हैदर अली अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया यहाँ पे किस पद्धति पर? यूरोपीय पद्धति पर। तो यूरोपीय तर्ज पर यानी यूरोपीय पद्धति पर हैदर अली ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, और उसने पत्थर कला बंदूकों से लैस कुछ नियमित सैनिकों का दस्ता बनवाया था। हैदर अली ने अपने समय का एक अकेला भारतीय नरेश कहा जाता है। हैदर अली को
अपने समय का एक अकेला भारतीय नरेश हैदर अली को कहा जाता था। और हैदर अली ने अपने समुद्र तट की रक्षा कैसे करता है, तो हैदर अली ने अपने समुद्र तट की रक्षा करता है एक जहाजी बेड़ा बनाकर, जिसके हर जहाज पर टोपें लगी हुई थी, टोपें लगी हुई थी। इस समय दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में जहां मद्रास का क्षेत्र है, उन मद्रास के क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। अब मद्रास वाले क्षेत्र में जब अंग्रेजों का प्रभाव दक्षिण भारत में स्थापित हो चुका था, तो हैदर अली की बढ़ती शक्ति अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बन गया था। इस प्रकार अंग्रेजों के साथ मैसूर पर 4 संघर्ष, 4 युद्ध, 4 लड़ाई हो जाती है। पहली लड़ाई का नाम है प्रथम कर्नाटक नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में होता है और तृतीय होता है 1790 से 92 और चतुर्थ होता है 1798 से 1805 ईस्वी में। यानी पहला 1767 से 1769 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और द्वितीय वाला होता है 1780 से 1784 और तृतीय होता है 1790 से 92। 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1798 से 1805 होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 से 1805। तो ये 4 युद्ध के बाद ये मैसूर आ जाता है अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। तो अब हम इसके आगे एक एक युद्ध को हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। इसके आगे 4 युद्धों को बहुत जल्द आपके बीच आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से बस यही बार बार सहृदय कोट गुजारिश करते हुए अपील करता हूँ कि ये गंगा अकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल आपका है और इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंडों को गंगा अकेडमी के वीडियोस को शेयर कर दीजिए और भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी गंगा अकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब करके गंगा अकेडमी पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। निश्चित रूप से आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और पूरा PDF आप सभी को मिलता रहेगा। हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। गंगा अकेडमी आपके लिए कभी पैसे का डिमांड नहीं करेगा, बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी है। आप सब इतना दीजिए, बाकी भारत के कोने कोने का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा को हम आपको घर बैठे पूरी तरह से निःशुल्क कंप्लीट कराएंगे और PDF भी साथ साथ उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। जल्दी से आप सब मुझे
गंगा एकेडमी पर जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम पूरा करवा दीजिए। जल्द ही ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पर हम डिजिटल बोर्ड पर पूरी कक्षाओं का शुभारंभ कर देंगे और बेहतर से बेहतर एडुकेटर को आमंत्रित करके पूरी सुव्यवस्थित तरीके से गंगा एकेडमी पर क्लासेस का शुरुआत हो जाएगा, बोलबाला हो जाएगा। बस आज से गंगा एकेडमी पर आ जाइए, आमंत्रित हैं आप सभी, सादर आमंत्रित हैं गंगा एकेडमी पर। आप सब फटाफट जुड़ते हुए 1 लाख सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य पूरा करवा दीजिए। आप सभी को कोट कोट प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, साहिदय प्रणाम है, तहे दिल से प्रणाम है। आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर हमें जल्द से जल्द फटाफट जुड़ते हुए आ जाइए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बब्बा, थैंक यू।